मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंगसा को देखते हैं जो कि इस बॉम्बिंग एरिया के और भी ज्यादा अंदर की ओर जा रहा था। और इस चीज को देखकर पियामिया पैलेस की यह लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है, क्या ये लड़का अपनी मौत की तलाश में उस जगह पर जा रहा है, क्योंकि उस जगह पर तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। दूसरी तरफ हम चैंगसा को देखते हैं जो कि इस बॉम्बिंग एरिया के और भी ज्यादा अंदर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन चैंगसाओ की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसने इन सभी अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लिया था। इसके बाद वो इसके और भी ज़्यादा अंदर की ओर जाने लगता है और इस चीज़ को दूर से पियामिया पेरेस की यह लेडी भी देख रही थी, जिसे देखकर उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चैंगसाओ के पास आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो इस बॉम्बिंग एरिया के अंदर भी जाने का साहस कर रहा है, क्योंकि इस बॉम्बिंग एरिया के और भी ज्यादा गहराई में जाने का मतलब है मौत। दूसरी तरफ हम चैंगसा को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद वो अपने मास्क को भी उतार देता है और वो बोलता है, फाइनली इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद मुझे इस लेडी से छुटकारा मिल गया है। लेकिन तभी एक छोटा सा अटैक आकर चैंगसा को लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक छोटा सा कट पड़ जाता है। इस चीज को देखकर चैंगसा को भी समझ में आ जाता है कि यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए चैंगसा अपनी और भी ज्यादा स्पीड को बढ़ाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि चैंगसा को यहाँ पर डर लगने लगा था कि वो इस जगह पर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके लिए अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके वो इस जगह से बाहर निकल जाए। लेकिन तभी चैंगसा को अपने पुनर्जन्म की एक बात याद आती है कि जहाँ पर एक होली लैंड है जहाँ पर जाकर वो कल्टीवेशन कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए चैंगसा यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है ताकि वो होली लैंड को जल्द से जल्द ढूंढ सके। लेकिन कुछ देर तक यहाँ पर ढूंढने के बावजूद भी चैंगसा को होली लैंड का रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए और भी ज्यादा वो आगे की ओर जाने लगता है, जहाँ पर उसे रास्ते में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तभी चैंगसाओ की नजर होली लैंड के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर वह थोड़ा सा खुश हो जाता है। इसके बाद चैंगसाओ कुछ पत्थर को इस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी पत्थर उसने फेंके थे वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज को देखकर चैंगसाओ और भी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए के होली लैंड के अंदर में जाने लगता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ के इर्द गिर्द में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ और भी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वह यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सभी धीरे धीरे कर चैंगसाओ की ओर आने लगती है। और कुछ ही देर के अंदर में चैंगसाओ के आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई थी। इसलिए चैंगसाओ यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट हैंड सिंबल को बनाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उन सभी को चैंगसाओ अपने अंदर में अब्जॉर्ब करने लगता है। साथ ही हम चैंगसाओ के स्पिरिट को भी देख सकते हैं जो कि धीरे धीरे बाहर की ओर निकलने लगा था। और इस चीज की वजह से चैंगसाओ को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसे यहाँ पर इस चीज को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो इस प्रोसेस को यहाँ पर कंटिन्यू करता है, जिसकी वजह से होली लैंड के अंदर में जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सभी चैंगसाओ के पास आ जाती है और चैंगसाओ इन सभी को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम यंग मास्टर लियांग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे और इन सभी की भी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर C2 और बाकी के एल्डर भी यहाँ पर आ जाते हैं। इस चीज को देखकर यंग मास्टर ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ली फैमिली का एल्डर भी एल्डर C2 के साथ में यहाँ पर आया था। इसलिए ली बिना कोई टाइम जाए कि इस एल्डर के पास आ जाता है और वो एंचेस्टर लीन के बारे में इस एल्डर को पूछने लगता है कि क्या आपने एंचेस्टर लीन को कहीं पर देखा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि चैंगसाओ की मौत अब तक हो चुकी होगी और वो ये बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ये एल्डर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ पर चला गया है। इस बात को सुनकर ली थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है, क्या आपको पता नहीं है कि चैंगसाओ ने यहाँ पर आपके डिसाइपल की बेइज्जती करने का साहस किया था। इसलिए एंचेस्टर लीन सीक्रेट रूप से चैंगसाओ को जान से मारने के लिए फॉरबिडन एरिया में चले गए थे, ताकि वो चैंगसाओ को किसी भी हालत में जान से मार सके, क्योंकि किसी भी हालत में उन्हें मेरा बदला लेना था। इस बात को सुनकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, ली क्या तुम इस जगह पर यह कहना चाहते हो कि तुम्हारी वजह से एंचेस्टर लीन फॉरबिडन एरिया में गए थे। इस बात को सुनकर ली थोड़ा सा डर जाता है और वो बोलता है, हाँ वो मेरी ही वजह से फॉरबिडन एरिया में गए थे।
इस बात को सुनकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने एक पंच यहाँ पर ली को मार दिया था, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो बोलता है, एल्डर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर यह एल्डर बोलता है, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है? और क्या तुम्हें इस चीज को पूछने में शर्म यहाँ पर नहीं आ रही है कि एंसेस्टर लिन की मौत हो चुकी है? इस बात को सुनकर ली का चेहरा एकदम देखने लायक था, क्योंकि वह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ली को लगा था कि एंसेस्टर लिन चैंगसाओ को जान से मार डालेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया था, क्योंकि चैंगसाओ ने ही एंसेस्टर लिन को जान से मार दिया था। दूसरी तरफ हम एल्डर C2 को देखते हैं, जो कि अपने डिसाइपल से पूछताछ कर रहा था कि क्या तुम लोगों के कहने का मतलब यह है कि एंसेस्टर लिन और चैंगसाओ के बीच में फाइट हुई थी, इसलिए एंसेस्टर लिन अपना बदला लेने के लिए चैंगसाओ का सीक्रेटली पीछा कर फॉरबिडन एरिया में चला गया था, ताकि वो चैंगसाओ का वहाँ पर शिकार कर सके। इस बात को सुनकर ये गार्डियन थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलता है, एल्डर C2 यह बस मेरा अनुमान है। इस बात को सुनकर एल्डर C2 को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम सभी कचरे के ढेर हो। और इन दोनों ही गार्डियन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी एल्डर C2 इन दोनों गार्डियन को बोलता है, मैंने तुम दोनों को इस जगह पर इसलिए रखा था ताकि इस जगह पर कुछ भी गड़बड़ ना हो, लेकिन तुम दोनों ने ही यहाँ पर लिन फैमिली को अपनी मनमानी करने दी, इसलिए इस चीज की सजा बस एक ही है कि तुम सभी बस स्ट्रेस हो। इस बात को सुनकर ये दोनों गार्डियन रेंगते हुए एल्डर C2 के पास आ जाते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं, लिन फैमिली ने बोला था कि इस मामले से हम लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों की फैमिली को एक बार चेतावनी दी थी। इस बात को सुनकर एल्डर C2 को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तो इसका मतलब है कि तुम लोग लिन फैमिली के कुत्ते हो। इस बात को सुनकर ये दोनों गार्डियन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो एल्डर C2 को यहाँ पर शांत होने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ हम लिन फैमिली के इस एल्डर को देखते हैं, जो कि इन तीनों की बातों को यहाँ पर सुन रहा था। इसके बाद वो एल्डर C2 की ओर देखकर उसकी ओर आने लगता है और वो बोलता है, एल्डर C2 आखिरकार आपके यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? क्या आप हम लोगों की लिन फैमिली को यहाँ पर दोष देने का साहस कर रहे हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो मरा है वो हम लोगों की फैमिली का लिन है। इस पर एल्डर C2 बोलता है, तो इस चीज से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एंसेस्टर लिन को तो खुद का दोष मानना ही होगा। साथ ही इस चीज के बारे में किसको पता है कि चैंगसाओ जिंदा है या मर गया है? इस बात को सुनकर लिन फैमिली का ये एल्डर बोलता है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर चैंगसाओ की भी मौत हो गई है तो इस चीज में चैंगसाओ की ही गलती है। इस बार एल्डर C2 को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस एल्डर के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी वह ली के पास आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें यह अंतिम चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए तुम बाद में मुझे इस चीज के लिए दोष नहीं दे सकते हो कि मैंने तुम्हें जान से क्यों मारा था। यह बोलने के बाद एल्डर C2 इन दोनों गार्डियन के पास आ जाता है और वो बोलता है, तुम दोनों इस जगह पर निगरानी नहीं रख सकते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को और एक चांस देता हूँ कि इस स्थान की सुरक्षा तुम लोग अगले 6 महीने तक करोगे, और अगर तुम लोगों को मेरे फैसले से यहाँ पर कोई आपत्ति है तो तुम मुझे बोल सकते हो। इस बात को सुनकर ये दोनों गार्डियन एल्डर C2 को बोलते हैं, नहीं नहीं एल्डर C2, हम लोग तो इस चीज को करना चाहते हैं। इसके बाद एल्डर C2 यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उन सभी को बोलता है, मैंने तुम सभी को इस जगह पर इसलिए लाया है ताकि तुम लोग अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सको, और अगर तुम लोगों के हाथ से यह मौका एक बार चला जाता है तो ये दोबारा से लौट कर आने वाला नहीं है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर कल्टीवेशन करना चाहिए, ना कि आपस में झगड़ा करना चाहिए। यह बोलने के बाद एल्डर C2 और ये दोनों गार्डियन यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम नाना को देखते हैं, जो कि यहाँ पर चैंगसाओ की फिक्र कर रही थी। इसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि चैंगसाओ तुम कितने ज्यादा भाग्यशाली हो, लेकिन अब इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर लियांग को देखते हैं, जो कि ली को यहाँ पर बधाई दे रहा था, क्योंकि यंग मास्टर लियांग को यहाँ पर लग रहा था कि चैंगसाओ की मौत हो चुकी है। इस बार ली बोलता है, यह अंकल क्वी के लिए एक बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि उस लड़की के पास एक इतना ज्यादा सीक्रेट ट्रेजर था। इस बात को सुनकर यहाँ पर नाना को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो ली को यहाँ पर एक पंच मार देती है। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।